स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और आगे अरुण शेख सरिया होंगे, एमडी हैं डीडी कॉटन के। उनसे हम जानेंगे कॉटन मार्केट का हाल, कॉटन कीमतों में क्यों गिरावट आ रही है वो समझेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से, क्योंकि आज से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक है। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि 0.25% दरों में कटौती होगी। अगर कटौती बाजार के अनुमान के मुताबिक होती है तो डेफिनेटली वो गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव होगा, क्योंकि सोना एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग, जहां पर ऐसा एसेट क्लास है जहां पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलता है। तो अगर फिक्स ब्याज वाले इंस्ट्रूमेंट की दरें कम होती है तो उसका फ़ायदा गोल्ड को मिलता है। एक अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट के तौर पर गोल्ड को यहाँ पर देखा जाता है और वो फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। अगर सरप्राइज़ फेड करता है, आधे % की कटौती होती है, हालांकि उसकी संभावना है नहीं, अगर वैसा होता है तो गोल्ड को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर कोई कटौती नहीं होती है, ऐसे में गोल्ड सिल्वर पर दबाव दिख सकता है। चलिए यही समझते हैं कि इस बैठक से पहले और बैठक के बाद की रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ केडिया जी हैं और भाविक पटेल हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है एफओएमसी की बैठक से क्या उम्मीदें लगानी चाहिए? हालांकि कमेंट्री काफ़ी अहम होगी कि 2025 में का आउटलुक क्या है, दरों में कितनी वो क्वांटम क्या होगा, 2025 की कटौती वो सबसे अहम होगा। आप बताइए क्या कुछ इस बैठक से आप लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है, और उस बैठक से पहले गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार। देखिए, काफी बड़ा दिन है आज और कल। अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमने इसका असर आते हुए देख रहे हैं कि प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जैसे हमने अगस्त के अपडेट देखे थे, वहां पे क्लियर करता है कि 0.5 हम सितंबर में रेट कट, 0.5 नवंबर में और 0.25 हम दिसंबर में देखेंगे। इसी के लिहाजा हमने बाकी तो इनलाइन होते हुए देखा, लेकिन नवंबर में 0.5 की जगह 0.25। अगर डोनाल्ड ट्रंप का भी रवैया ऐसा ही है कि एग्रेसिव रेट कट नहीं करना चाहिए। हमने पिछले हफ्ते देखा सीएमई के जो वॉच टूल है, यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्च के अंदर एक पॉज लिया जा सकता है, जिसके चलते हमने पिछले हफ्ते में एक अच्छा खासा फॉल देखा पीपीआई के नंबर और इन्फ्लेशन के नंबर के बाद। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में जो 0.25 का रेट कट होगा, ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। सेंटीमेंट इसके लिए बुलियंस का पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक तरफ हम ईसीबी का भी रेट कट देख चुके हैं, बीओई पॉज ले रहा है, जबकि थोड़ा सा कंसर्न है जापान से, जहां पे 0.25 का रेट कट बढ़ रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में है एज ऑफ नाउ। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सोना जब तक $2640 के ऊपर मेंटेन है, हायर साइड में वापस 2700 प्लस दिखेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक में चाइना की बाइंग कंटिन्यू जारी है, डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। तो कुल मिला के अगला 2 दिन मार्केट दायरे में ट्रेड जरूर कर रहा है, बट 76,900 पे लिया जा सकता है। 77,400 से 77,800 के एक प्रोपोर्शनली अपसाइड कैप रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा। तो आप यहाँ पर 77,400 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हालांकि बैठक से पहले दायरे में रहेगा, तो इस रेंज को प्ले करें, किसी भी कॉल को कैरी ना करें, ये सलाह है। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर आज? गुड मॉर्निंग विशुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, मार्केट ने ऑलरेडी रेट कट तो फैक्टर करी है, बट जैसे आपने बताया कि फेड की कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और सबकी उत्सुक नजर आएगी। अगर फेड थोड़ा भी हॉकिश कमेंट्री देते हैं तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी ईयर एंड होता है तो दोनों प्रॉफिट बुकिंग थोड़े गोल्ड और सिल्वर में आते हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन होता है बहुत कम हो जाता है। एफआई जो होते हैं वो जनवरी में आता है, उससे पहले क्लोज कर देती है अपनी पोजीशन। तो उसकी वजह से आगे जाके मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक से बहुत सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। शायद जनवरी में हमें थोड़ा बहुत तेज देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद गोल्ड के लिए ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि आगे शायद पॉज हो सकती है। ओवरऑल आज के दिन अगर बात करें तो आई थिंक आज के दिन मुझे भी पॉजिटिव ही लग रहा है कि जहां पे फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 76,800 के करीब मिलता है तो बाय कर सकते हैं 77,300 के टारगेट के लिए, और 76,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है। चाइना की तरफ से अभी जो स्टिमुलस के पैकेज है कोई डिटेल्स आई नहीं है, तो उसकी वजह से बेस मेटल्स और आई थिंक चांदी में थोड़ा जो हम देख सकते हैं वीकनेस है वो शायद कंटिन्यू हो सकती है। तो सिल्वर मार्च जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं सेल की रिकमेंडेशन करूंगा 91,300 के करीब, 90,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 91,800 का।
तो चांदी आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी खरीदारी दिख सकती है, तो गोल्ड दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से बाइंग की सलाह आज के सत्र में है। और भाविक भी कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदे और चांदी बेचे। केडिया जी, 91,000 के नीचे चांदी है, आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, मुझे लगता है चांदी ने ऑलरेडी ओवरडन कर चुका है। टेक्निकली भी अगर देखें $30 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नो डाउट चाइना से जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्टिमुलस आएगा, उसका असर आएगा, बट कहीं ना कहीं चाइना बातें ज्यादा हो रही है बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमने ये पुल बैक देखा है। बट आई थिंक 90,000 का नीचे सस्टेनेबल नहीं है, तो मेरी सलाह रहेगी वेट कीजिए। बेटर है 90,500 तक मिलता है तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि फेड का जो रेट कट रहेगा इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। तो शॉर्ट की सलाह कतई नहीं है। 90,500 पे लीजिए, 89,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 91,800 तक का टारगेट हम वापस देख पाएंगे। अगर आपको फ्यूचर्स पे नहीं करना है तो ऑप्शन के जरिए कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ऐसे समय में अपने आप को सेफ गार्ड, चाहे ज्वेलर्स हो या स्टॉकिस्ट हो, बुलियन हो, तो यहाँ पे आप अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए चांदी के अंदर 91,000 का कॉल ले लीजिए 3350 पे, 3,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3850 तक का टारगेट मिल सकता है। तो ऑप्शन के जरिए भी आप हेज भी कर सकते हो और ऑप्शन के जरिए ट्रेड भी ले सकते हो। ओके, तो ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। आपकी खरीदारी की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। भाभी, कच्चा तेल दबाव में थोड़ा ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि चाइना के जो रिटेल के जो नंबर आए थे रिटेल सेल्स के, वो कमज़ोर थे। स्पेंडिंग वहाँ पे कम होता दिख रहा है, उसका दबाव दिखा था। लेकिन अब हालांकि नज़र है कि फेड का फैसला क्या होगा, वो एक सेंटिमेंटल बूस्ट देगा यहाँ पर कच्चे तेल को। आप बताइए कच्चे तेल में क्या करना चाहिए भाविक? देखिए, चाइना के जैसे आपने बताया रिटेल सेल्स जो थे वो थोड़े फोरकास्ट से कम हुए हैं, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ज़्यादा मार्केट में फॉल नहीं आया है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो चाइना की तरफ से जो डिमांड आने वाली है वो वीक ही होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल जब वो स्टिमुलस देते हैं तो। बट दूसरा अगर ये पहलू देखें तो जो नए रशिया पे सैंक्शंस होने वाले हैं, आई थिंक वो एक ट्रिगर है कि जहाँ पे हमने देखा है कि कच्चे तेल में थोड़ी मूवमेंट आई है। हालांकि 6050 एमसीएक्स में देखें वो क्लियरली एक अच्छा हर्डल है कि जहाँ पे वो उसके ऊपर नहीं जा रहा है, और नीचे देखें तो 5700 से 56 के नीचे नहीं जा रहा है, तो आई थिंक एक स्टक है रेंज में। मुझे लग रहा है नया मोमेंटम 6050 के ऊपर जाता है तो आ सकता है, बट यहाँ से अभी भी जब तक कोई मीनिंगफुल करेक्शन मतलब 5950 के नीचे नहीं जाता है, तब तक मैं बोलूंगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए कि जहाँ पे 5950 के करीब बाय कर सकते हैं 6030 के टारगेट के लिए, और 5900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो कच्चा तेल खरीदने की सलाह है 6030 के टारगेट के लिए। आप बताइए केडिया जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? बिल्कुल, कच्चे तेल में मेक और ब्रेक जैसी सिचुएशन बन रही है। इससे पहले हमने देखा था कि अक्टूबर मंथ में 6050 का लेवल छुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया जो 5650 तक का भी लेवल दिखा दिया था। देखिए, अगर हम फंडामेंटल साइड देखें तो हम जानते हैं कि डिमांड का कंसर्न आईईए ईआईए ने बताया है और चाइना से भी हम कुछ ऐसा बूस्ट नहीं मिल रहा है। बट वहीं मिडिल ईस्ट में और साथ में रशिया यूक्रेन का जो तनाव है वो सप्लाई को बाधित करता हुआ दिखाई देगा। विंटर्स एक्सट्रीम है, डिमांड अच्छी बढ़नी चाहिए, बट प्राइस 6050 के ऊपर जा नहीं पा रहा, जिस ढंग से भाविक ने भी वही चीज बताई है। तो ऐसे समय पे मुझे लगता है कॉल का यूज कीजिए, बिकॉज 6050 का लेवल अगर टूट जाता है तो आप मान के चलिए करीबन 6250 से 6300 के भी लेवल हम देख पाएंगे, उसके लिए ट्रिगर चाहिए। तो ऐसे समय में 6000 का कॉल लीजिए, 160 में 70 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट 260 का है, बट ये कॉल 350 भी जा सकता है अगर ये ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो। का इंतजार अगर करना है, अगर रिस्क ले सकते हैं तो कर सकते हैं। 350 तक भी जा सकता है पहला टारगेट, लेकिन 260 का है, वहां पर भी आप निकल सकते हैं। तो 6000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। आप नेचुरल गैस पे केडिया जी बताइए, यहां पर कुछ ऑप्शंस में ट्रेड है क्या आपके पास? बिल्कुल, अगर नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो वोल्टिलिटी इसमें भी एक्सट्रीम है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 31 दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, क्योंकि यूरोप अभी तक रशिया से जो गैस मंगाता है यूक्रेन के वाया, इसका शटडाउन की इंफॉर्मेशन है मार्केट में। अगर ये शटडाउन हो जाता है तो आप मान के चले ना, करंट लेवल से कम 70 से 80 रुपए का जंप आ जाएगा। अल्टरनेट ये ऑलरेडी देखना चालू कर चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइजेस पिछले कुछ दिनों में 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 260 के नीचे जा नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है दायरे में मेंटेन रहेगा। ऐसे समय में 2 दिन की गिरावट के बाद आज पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। 270 का कॉल लीजिए 10 रुपए में, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 90 से 120 तक का जंप हम मिल सकता है, हमें टारगेट मिल सकता है। बट अगले 15 दिन में आपको यूरो और रशिया
कि जो सप्लाई है इसके ऊपर के इंफॉर्मेशन पे नजर रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे शटडाउन हो जाता है सप्लाई तो एक बड़ा स्पाइक हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। मत है भाविक, आपको भी लग रहा है इस तरह से ही ट्रेड करना चाहिए नेचुरल गैस को? अगर आपके पास भी ऑप्शंस में कोई ट्रेड है तो बताइएगा। केडिया जी ने 270 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी है, आप क्या सलाह देंगे? ये मेरी भी कॉल उनके मिरर ही होगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि 270 का जो कॉल है आई थिंक वो बेहतर रहेगा। कॉल ऑप्शन के 11 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 15 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 9 का रख सकते हैं। जैसे कि इंडिया जी ने बताया, आई थिंक ये कंसर्न जरूर है कि अगर रशिया से वाया यूक्रेन से अगर यूरोप को नेचुरल गैस नहीं मिलती 31 दिसंबर को, तो हालांकि अल्टरनेट सोर्सेज है बट वो पूरा नहीं कर पाएगी, तो हमें एक जंप प्राइसेस में जरूर देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी अभी विंटर सीजन है तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि डिमांड की बढ़त हो सकती है, तो डेफिनेटली 270 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल सेम है, लेवल्स भी आसपास ही है, मामूली फर्क है, तो बिल्कुल कन्विक्शन के साथ दोनों को लगता है कि यहाँ पर ऑप्शंस के साथ जाए, रिस्क भी आपका कम रहेगा और रिवॉर्ड भी ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस आपको बताए जा रहे हैं उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेटल्स की अगर चाल आज देखें तो कॉपर और एल्युमिनियम यहाँ पर दबाव दिख रहा है। एल्युमिनियम 242 के नीचे है, करीब 0.5% की गिरावट, कॉपर में 0.25% की गिरावट, जिंक और लेड सपाट है, जिंक मामूली तेजी के साथ 286 के करीब और 179 रुपए पर लेड है। केडिया जी, क्या पसंद आ रहा है आपको? बेस मेटल्स में अगर ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगे? कहां कन्विक्शन ज्यादा है? कौन सी टॉप ट्रेड है आज के लिए? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने कंसोलिडेशन जैसा मूव देख रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से गिरावट आते हुए देखा। सबकी निगाह अभी भी हम बोल सकते हैं चाइना की तरफ ही बनी हुई है, और साथ में फेड का जो रेट कट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा जब तक फेड की क्लियरिटी नहीं आएगी। कॉपर में हमें लगता है 808 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे लेके चलिए। 804 के स्टॉप लॉस है, 814 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट जिंक मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं जो स्टेडीनेस है इनके सप्लाई में वो कंटिन्यू मेंटेन है। डेफिसिट में हमने जो कंसिस्टेंटली 2024 में डेफिसिट मेंटेन रहा है, जिसकी वजह से 283 एक अच्छा लेवल है। 281 के स्टॉप लॉस से लीजिए, 287 का टारगेट रहेगा लास्ट। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो पिछले 2 दिन की गिरावट में हमने $2600 जो एलएमई पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो तोड़ते हुए देखा है। बिकॉज जो फॉरवर्ड कर्व है वहां पे हम देख रहे हैं कॉन्टेंगो बढ़ रहा है, जिसका मतलब है आगे जाके डिमांड थोड़ी सी कंसर्निंग है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 240 का एक बहुत ही अच्छा स्तर है, इसलिए 241 पे लेंगे। 239 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 244 तक का टारगेट रहेगा। बट अगला 2 दिन फेड काफी इंपॉर्टेंट रहना, उसके ऊपर नजर रख के ही पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये सलाह आपकी तरफ से। बेस मेटल्स में सारे पिक आ गए हैं, आप अपने टारगेट स्टॉप लॉस को नोट कर ले, फिर ट्रेड करें। आप बताइए भाविक, आपको क्या पसंद है पूरे बेस मेटल्स पैक में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंक में शायद इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर देखें तो एक हेड एंड हाँ, शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे 290 के नीचे उसने ब्रेक डाउन दिया है। तो आई थिंक जब तक 290 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है ये जो पैटर्न है उसकी वैलिडेशन होल्ड रख सकती है। तो ओवरऑल इंट्राडे के पर्पज से आई थिंक 286 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं। 283 का टारगेट रहेगा और 288 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। एग्री मार्केट की, एग्री मार्केट में सबसे पहले जीरा और धनिया की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों में आज सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन धनिया अच्छी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी है, कल 1.5% की गिरावट, आज मामूली कमजोरी दिख रही है। केडिया जी, क्या पसंद है मसालों में आपको? हल्दी, जीरा और धनिया तीनों पर अपनी राय दें। देखिए, पूरे मसाले पैक की अगर बात करें तो डेफिनेटली वॉल्यूम से जूझ रहा है। हमने देखा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम है, जिसकी वजह से मार्केट में एक दायरे का सौदा बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो सोइंग के नंबर्स काफी खराब आते हुए दिखाई दे रहे। इनफैक्ट जीरे की अगर हम बात करें तो ऐसी सुनने में आ रही है कि नवंबर में जो सोइंग हुई थी वहां पे हमने कहीं ना कहीं फ्लावरिंग का इशू हुआ था, जिसकी वजह से रीसोइंग भी हुई है, बट उसका असर नहीं दिखा है बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कोई ऐसा बड़ा गिरावट वाला सीन नहीं है। जीरा और धनिया दोनों में सोइंग की कमी रहेगी, जबकि हल्दी के अंदर सोइंग बढ़ी थी, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में रहा है। तो ओवरऑल करंट लेवल से मुझे लगता है जीरा 23,800 एक अच्छा लेवल है, लेके चलना चाहिए। 23,500 के स्टॉप लॉस है, 24,300 का टारगेट रहेगा। धनिया में भी हम 7750 पे ले सकते हैं, 7,950 के टारगेट के लिए। ओवरऑल सोइंग का इंपैक्ट 20 तारीख के बाद ज्यादा असर आता हुआ दिखाई देगा। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में रिसेंट गिरावट के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 13,800 के करीब हम लेके चल सकते हैं।
13,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 14,300 तक के टारगेट हम हल्दी में भी देख सकते हैं। ओके, तो ये राय तीनों ही मसालों को लेकर। आप भाविक, आप बताइए आपकी टॉपिक क्या है मसालों में? आई थिंक मेरी मसाले में जीरे रहेगी। जैसे केडिया जी ने भी बताया कि इस बार जो स्विंग के फिगर्स है वो थोड़े कम है, हालांकि कैरी ओवर स्टॉक की वजह से हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही। बट प्राइस का एक्शन भी देखें तो बार बार 30,300 के करीब आता है, तो वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़े अभी भी ऊपर जा सकते हैं, 25,500 तक के भी लेवल्स हम मिल सकते हैं। तो आई थिंक आज के दिन 23,800 के करीब जीरा बाय कर सकते हैं 24,400 के टारगेट के लिए, और 23,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये जब मसालों को लेकर व्यू आ गया है, ग्वार की चाल देखते हैं। ग्वार में आज एकदम सीमित दायरे में हल्की तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। 5100 के आसपास ग्वार सीड, ग्वारगम 10,000 के आसपास। केडिया जी, क्या हो रहा है ग्वार में? ग्राउंड से आपके पास क्या रिपोर्ट है? टेक्नो फंडा व्यू दीजिए, फंडामेंटल्स भी बताइए इसके, और आगे भाव टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये? देखिए, गवार एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी ज्यादा है। ज्यादा करके हम देखते हैं एडिबल ऑयल, माफ कीजिए, ऑयल के प्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं काम आता है। साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ये सभी में काम आता है। बट इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिग काउंट्स कंटिन्यू फॉल कर रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि एक मंदी का माहौल बना हुआ है, जिसके से एक्सपोर्ट के नंबर में कोई बड़ा उछाल नहीं है। क्रॉप को लेकर असमंजस अभी भी बना हुआ है, बट माना जा रहा है पिछले साल के मुकाबले क्रॉप थोड़ी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से अब तक प्राइसेस एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है, इसके लिए फ्यूचर तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट ऑप्शन में मुझे लगता है कि ट्रेड करके चलना चाहिए, जहां पे गवार सीड का 5100 का कॉल 40 रुपए में लिया जा सकता है। 10 का स्टॉप लॉस रखिए, 90 का टारगेट रखिए, हफ्ते भर का व्यू लीजिए। वहीं गवार गम के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है, बट टाइमिंग मुझे लगता है यहाँ पे 9800 एक अच्छा सपोर्ट बनकर निकलेगा। तो 9800 का कॉल लेके चलिए, 350 रुपए में 220 का स्टॉप लॉस लगाइए, 550 तक का जंप मिल सकता है। टेक्निकली मार्केट वैसे भी ओवर एग्जॉस्टेड है, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, बट 20 तारीख के बाद मुझे लगता है पूरे एग्री पैक के अंदर कुछ ना कुछ एक बड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जिसमें गवार में भी एक बूस्ट मिल सकता है, बट लिमिटेड एज ऑफ नाउ बोल सकते हैं, क्योंकि कोई ग्राउंड लेवल से इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन को लेकर एक खबर तो ये है कि सीसीआई की कॉटन की खरीदारी तेज हो गई है। एमएसपी पर दिसंबर मिड तक 31 लाख गांठ की सीसीआई की तरफ से कॉटन की खरीदारी हुई है, और बाजार में अब तक के जो अराइवल्स के नंबर थे उससे कम से कम 1/3 से भी ज़्यादा की खरीदारी सीसीआई ने अब तक की है। रोज़ाना आवक के जो फिगर्स आ रहे हैं वो 2 लाख गांठ से ज़्यादा के आ रहे हैं, और तेलंगाना और महाराष्ट्र में सीसीआई की सबसे ज़्यादा खरीद हो रही है। लेकिन चिंता इस बात की है कि रॉ कॉटन के दाम एमएसपी के नीचे चल रहे हैं, यार्न मिलों से कमज़ोर मांग है। केडिया जी, क्या लग रहा है प्राइस को लेकर? आपका आउटलुक क्या है? कॉटन को लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली 300 के नीचे ही नंबर रहेंगे, लेकिन अभी भी हम ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो सप्लाई और डिमांड दोनों मिली हुई है। जिस ढंग से बांग्लादेश, चाइना ये मेजर मार्केट रहते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी डिमांड का सिनेरियो नहीं है। इसलिए ग्लोबल मार्केट में भी आप देखेंगे तो 68 से लेकर 72 का एक ब्रॉडर जोन बना हुआ है, अभी भी 70 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली सीसीआई की बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी भी हम देख रहे हैं जो पहले अराइवल का प्रेशर था उतना अब जाके धीरे धीरे कम होना चालू हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मिलों की डिमांड ओवरऑल आप देखिए, जो पहले एक व्यू बनता था कि स्टॉक लेके चलेंगे, बट वैसा नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बाइंग आ रही है। तो क्रॉप कम होने के बावजूद भी प्राइसेस में कोई बड़ा जंप नहीं है। उसका मेजर कारण है स्टॉकिंग एक्टिविटी कम है, और यार्न की भी डिमांड जो है वो हम धीरे धीरे कम देख रहे हैं। तो टाइमिंग टेक्निकली मार्केट ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा है, बट मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में 6850 का अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 71-72 के जोन में जा सकता है। ये है कॉटन को लेकर रिपोर्ट। चलिए, एक और खबर ये है कि अब किसानों को हार्वेस्टिंग के बाद, यानी फसलों की कटाई के बाद, वो फसल जब वो वेयर हाउस में जमा करेंगे और उस वेयर हाउस के जरिए जो उनको रिसीट मिलेंगे उसके जरिए उनको लोन मिलेगा सरकार की तरफ से। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद बताया है, और उन्होंने क्या कहा ये सुन लेते हैं। स्कीम जो है ई वेयर हाउस रसीद से हम पोस्ट हार्वेस्टिंग, क्योंकि प्री हार्वेस्टिंग लोन आज मोदी जी आने के बाद हमारा लक्ष्य भी हमने बड़ा रखा था, वो अचीव भी हुआ है। नाउ वी आर गिविंग ऑलमोस्ट 21 लाख करोड़ टू दी प्री हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग डिस्ट्रेस सेल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब
तुरंत हार्वेस्ट के बाद जो प्रोडक्ट्स बाहर आता है, मार्केट में ले जाता है, तब दाम गिर जाता है। टू अवॉइड दैट, टू मेक इट मोर सस्टेनेबल इन मोस्ट अफोर्डेबल इंटरेस्ट, हमने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम आज हमने लाया है। तो ये NWR ऐसे एक रसीद हम देने के बाद, रसीद देने के बाद तो बैंक फाइनेंस उसके लिए करने के लिए एक स्कीम है, उसके लिए हम 1000 रुपीज़ कॉर्पस फंड भी दिया है। आज के दिन में पोस्ट हार्वेस्टिंग हम 35,000 करोड़ का लोन हम अभी आज के दिन में दे रहे हैं। वी वांट टू मेक इट 5,30,000 करोड़ इन कमिंग डेज। ओके, तो वेयर हाउस की रिसीट के जरिए किसान अब इस लोन स्कीम का फ़ायदा उठा जाएंगे, जहां पे उनको सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर लोन दिया जाएगा। चलिए, इसी नोट पर हम इस शो को यहीं ख़त्म करेंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री मार्केट में और एग्री मार्केट में उन्हें क्या करना चाहिए। मुनाफे की